IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? अरे प्रणय बहुत बढ़िया, तुम बताओ। बस मजे में। सौरभ, आपने ध्यान दिया कि नहीं, हमें 1 साल हो गए पुलियाबाजी करते करते। अरे बिल्कुल, मैं ये एपिसोड्स की संख्या देख रहा था। अभी हमने लास्ट ईयर मकर संक्रांति पे शुरू किया था, तो साल खत्म होने वाला है। और हमने तो शुरू किया था कि हम महीने के 2 एपिसोड करेंगे। तो मुझे उम्मीद थी कि हम कुछ 25-26 एपिसोड रिलीज करेंगे, लेकिन हमने अपनी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर लिया। हाँ, ऐसा बहुत ही कम होता है। 1 साल कुछ भी चीज कर पाना बहुत कम होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और इसलिए मतलब हमारे लिसनर्स को और हमारे गेस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बातें सुनने का और पार्टिसिपेट करने का इस पुलियाबाजी में। बिल्कुल, और लिसनर्स ने इतना प्रोत्साहन दिया जिसकी वजह से मेरे हिसाब से हम करते रहे ये। हाँ हाँ। तो प्लीज आप लोग अपने ईमेल्स, कमेंट्स भेजते रहिए। बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, सुन के। और अपनी टिप्पणियां, क्वेश्चंस, अगर आपके दिमाग में टॉपिक्स हो या कुछ भी, तो जरूर लिखिए। बिल्कुल। तो सौरभ, आज किस बात पे फिर पुलियाबाजी की जाए? अब मतलब 1 साल हुआ है तो कुछ बड़ा विषय चुनना चाहिए। कि भाई हमने शुरू ही इसीलिए किया था ये पॉडकास्ट कि हमको 5 मिनट और 10 मिनट में सारी चीजें और सिर्फ सेंसेशनलिज्म और आज की राजनीति क्या चल रही है उस पे फोकस होने की हमेशा जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के और विश्व के सामने बड़े बड़े इश्यूज भी रहते हैं और उन पे भी कभी समय निकालना चाहिए डिस्कशन का। तो कोई बड़ा विषय निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो सौरभ, फिर विश्व व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर कैसा रहेगा उसके लिए, और भारत को क्या करना चाहिए उसके? बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे बहुत कम डिस्कशन होता है। और ये इस सेंस में नहीं कि ये समय, ये महीने में या ये हफ्ते में कुछ हो गया है जिसके लिए ये डिस्कस करना चाहिए, लेकिन इन जनरल ये सालों में ये ऐसा समय है जहां विश्व व्यवस्था चेंज हो रही है। तो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि भाई ये विश्व व्यवस्था क्या, कहां से कहां जा रही है, हमारे लिए उसमें क्या रोल हो सकता है। ये कुछ 20-25 साल वाला चीज है डिस्कस करने की, कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगले 20-25 साल। और तुमने तो अभी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट निकाला था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे हो सकते हैं आगे अगले 25 साल में। तो बिल्कुल ये तो अच्छा टॉपिक है जिसमें तुम्हारा बहुत अच्छा रिसर्च आउटपुट भी रिसेंटली आया है। तो इस पे रिसर्च है ही हमारे पास, तो डिस्कस क्यों ना की जाए। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं फिर। बिल्कुल। तो प्रणय, सबसे पहले थोड़ा जो तुम लोगों ने रिसर्च डॉक्यूमेंट निकाला तक्षशिला में, उस पे थोड़ा बताओ ना कि क्या रिसर्च डॉक्यूमेंट निकाल रहे थे। हाँ, तो सौरभ, मतलब आपने जैसे बताया कि विश्व व्यवस्था बदल रही है, तो हम लोगों ने ये काम थोड़ा 2014 के आसपास शुरू किया था। तब ये शब्द वर्ल्ड ऑर्डर इतना पॉपुलर नहीं था, पर तब हम लोगों ने देखा था कि जैसे रशिया क्रीमिया और फिर यूक्रेन में कुछ कुछ कर रहा था और एक एक देश को मतलब इन्वेड कर रहा था। चाइना अपने पावर पूरा साउथ चाइना सी में फैला रहा था और एक एक कई देशों को डरा धमका रहा था। और तब तो अमेरिका और ईरान में भी वापस दोस्ताना संबंध होने की संभावनाएं बढ़ रही थी। तो यह साफ हो रहा था कि जो विश्व व्यवस्था अब तक चली आ रही थी, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पे था और सब लोग उसके कई पॉइंट्स नीचे थे, वह बदल रही थी और अब नए नए समीकरण सामने आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए कि ये अगर विश्व व्यवस्था बदल रही है तो कैसे बदल रही है, अगले 25 सालों में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को क्या करना चाहिए जिससे कि वह किसी भी विश्व व्यवस्था में सफल हो पाए। तो ये हमारे पास कुछ रिसर्च सवाल थे जिसको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये रिसर्च शुरू की। और हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा हम लोगों ने 20-25 वर्ष दूर तक की सोच रखते हुए
ये देखने की कोशिश की कि विश्व किस किस दिशा में जा सकता है। अर्थव्यवस्था की दिशा, अर्थव्यवस्था में क्या क्या समीकरण आ सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या समीकरण आ सकते हैं, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे किस प्रकार के विश्व आ सकते हैं सामने, वो हमने थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश की। तो थोड़ा मतलब ये एक कह सकते हैं सिनेरियो बिल्डिंग टाइप की एक्सरसाइज थी, जिसमें बहुत मजा आया हमें करते हुए। अरे वाह वाह। तो स्पेसिफिक्स में जाने से पहले एक थोड़ा बेसिक्स और थोड़ा पृष्ठभूमि डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, ये विश्व व्यवस्था होती क्या है? हम्म तो ये विश्व व्यवस्था, सौरभ, एक बहुत बढ़िया किताब है हेनरी किसिंजर साहब की, वर्ल्ड ऑर्डर। और उसी से मैं दो आइडियाज लेना चाहूंगा। उन्होंने उस बुक में डिस्कस किया है कि कोई भी विश्व व्यवस्था दो मुख्य विचारों पर आधारित है। एक है ताकत, मतलब पावर जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये सबसे मुख्य सवाल होता है उसमें कि शक्ति का वितरण पूरे विश्व में कैसे होना चाहिए। दूसरा होता है लेजिटिमेसी, मतलब कि वैधता जिसे कहते हैं, मैं इसके बाद से उसे लेजिटिमेसी कहूंगा। तो लेजिटिमेसी इस पर आधारित होती है कि कौन से ऐसे नियम हैं जो ज्यादा से ज्यादा देशों को मान्य होने चाहिए। हम्म। अब उसके लिए उदाहरण देख लीजिए कि सॉवरेनिटी, मतलब कि किसी देश का डोमेस्टिक रिलेशंस पे खुद प्रभुत्व होना, आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे ज्यादा से ज्यादा देशों को मान्य है कि किसी दूसरे देशों को हमारे देश के अंदर कीड़ा नहीं करना चाहिए। हम्म। तो वो एक लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों सवालों का जो उत्तर होता है उस पर डिटरमिन होता है कि विश्व व्यवस्था कैसी है। एक, कैसे शक्ति का वितरण होना चाहिए पूरे विश्व में, और दूसरा, क्या नियम होने चाहिए जिससे जो ज्यादा से ज्यादा देशों को मान्य होता है। अब नियम ये बताते हैं कि देश क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और ताकत जब तब काम आती है जब नियम का पालन नहीं किया जाता। हम्म। हम्म। और उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नियम के होने से ऐसा नहीं है कि मुकाबले और विरोध होंगे ही नहीं, जरूर होंगे। हम्म। लेकिन यह बिल्कुल। नियम यह जरूर बताएंगे कि इन झगड़ों को सुलझाने के लिए क्या रास्ते अपना सकते हैं। उसी राइट। तरह शक्ति संतुलन होने से शांति बनी रहेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। लेकिन शक्ति संतुलन होने से यह जरूर होगा कि किसी व्यवस्था को बदलने वाली अगर नई चुनौतियां आएंगी तो उन्हें कैसे सामना किया जा सकता है, लोग कैसे शक्ति का वितरण कर सकते हैं कि किसी चैलेंजर को रोका जा सके, वह शक्ति संतुलन जरूर बताएगी। बिल्कुल। तो इन दोनों चीजों को मिला के एक वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। तो जैसे अभी वाला कभी कभी समझना मुश्किल होता है कि कंफ्यूजन इतना है, लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लेके कह सकते हैं 1990 तक, करीबन 89 तक, हम्म जो एक यूएसएसआर और यूएस के बीच में एक तरीके से वर्ल्ड में संतुलन तरीके का बना हुआ था, और लेकिन बहुत कंपटीशन भी था। कोई वर्ल्ड ऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि एकदम कोई स्टैटिक सी चीज हो गई है, कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन एक तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर था जहां पे यूएस था, यूएसएसआर था, और दोनों आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे अलग अलग जगह पर। कभी इकोनॉमिकली, कभी मिलिटरीली, कहीं पे प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, कि भाई हम अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाते जा सकें। फिर यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो उसके बाद सिर्फ यूएस ही बचा। हम्म और अब लेकिन चाइना, अब तो 89 के बाद से एक तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था। 45 से 89 तक एक वर्ल्ड ऑर्डर था। हम्म और इवन 45 से पहले अगर देखें तो बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा राज्य था, एक तरह से उनका वर्ल्ड ऑर्डर था, बिल्कुल। जो कि 45 में खत्म हो। तो ये समझ ठीक है प्रणय, जो तुमने बेसिकली क्या कहते हैं फ्रेमवर्क दिया, उसमें ये इस तरह से समझ फिट होती है ठीक से। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था सौरभ, कि 1945 से लेकर तो 1990 तक ये एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें बिल्कुल प्रतिस्पर्धा थी, जिसे हम कोल्ड वॉर, शीत युद्ध कहते हैं, वो था, जिसमें दो कंपीटिंग आइडियाज थे, शक्ति संतुलन के और लेजिटिमेसी, दोनों में डिफरेंस था। एक रशिया का ऑर्डर था जो सोशलिज्म पर बेस्ड था और उनका अर्थव्यवस्था का आइडिया बहुत अलग था। अमेरिका का ट्रेड पर बेस्ड था, वो भी बहुत अलग आइडिया था। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, एक उन्होंने बहुत बड़ा आइडिया प्रपोज किया था। तो ये दोनों काफी अलग अलग आइडियाज थे जो compete कर रहे थे उस दौरान। करेक्ट। और हम लोगों ने देखा कि रशिया 1989 में, यूएसएसआर रशिया बन गया, कोलैप्स हो गया, और उसके बाद से वर्चस्व रहा अमेरिका का।
1990 से लेकर 2010 तक मान लीजिए। और अब हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि अमेरिका की लेजिटिमेसी को भी आहत पहुंची है, क्योंकि अमेरिका खुद जो स्टेप्स ले रहा है वह उनके आइडियाज जो उन्होंने जो 1945 में डाले थे उनसे बहुत बहुत अलग हैं जो वो अभी कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेड में जो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी हमें सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। तो अभी हम लोग इस स्थिति में आ चुके हैं कि चाइना का पावर बढ़ रहा है, अमेरिका की लेजिटिमेसी घट रही है, और इसीलिए हम लोग नए वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहे क्योंकि इम्पोर्टेंट एक्टर है इसमें अमेरिका, तो एक बार उनका व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। हैं। तो मुझे ये बताओ कि अभी जैसा बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का अभी कहना है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कहने को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए शायद, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट हैं तो उनके वो जो भी करते हैं उसका इम्पैक्ट तो रियल है। और उनको बहुत सारे लोगों ने उनसे एग्री करते हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है इस चीज के लिए, कि भाई यूएस जो है, जो उनका मेन चीज है कि भाई यूएस पूरी दुनिया में बहुत पैसा खर्च करता है अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जगह जगह पर डिप्लॉय कर रखे हैं, उनकी इतनी बड़ी सेना है अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में इतने टाइम उन्होंने काफी कुछ तहस नहस भी किया, लेकिन बाकी कहीं जगहों पर जैसे अफगानिस्तान में तो कह सकते हैं कि ठीक है लड़ाई चल रही है, लेकिन उन्होंने जो है फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को दूर रखा हुआ ही है अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से। तो अमेरिका ने काफी बहुत पैसा खर्च कर, और यूरोप अगर देखें तो यूरोप ने बहुत बेनिफिट किया है, उन्होंने यूरोप की बहुत हेल्प करी है। तो यूरोप ने अगर देखें तो डिफेंस में काफी कम पैसा खर्च करना पड़ा है यूरोप को, क्योंकि एक तरह से अमेरिका का, आपके पास अमेरिका की छत्र छाया है आपके ऊपर। और मैं बोलूं तो इनडायरेक्टली इंडिया भी उससे बेनिफिट करता है, एक तरह से विश्व में थोड़ी शांति रहती है, ट्रेड रूट्स वगैरह आसानी से चलते रहते हैं, तो हर देश को उसका एक फायदा तो मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना को भी उसका फायदा मिला है। बिल्कुल, सबको मिला है। तो अब मुझे ये बताओ कि अमेरिका लेकिन अब जो कहता है कि यार सबको हमारी वजह से बहुत फायदा होता है, लेकिन हमको तो उस चीज से फायदा कम हो रहा है, तो हम ये अब क्यों करें, तो अब हम जो है ये चीजें कम करेंगे और हम विड्रॉ करेंगे दुनिया से, है ना। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब हम दुनिया से विड्रॉ करेंगे। और अभी चांस की बात यह है कि उसी टाइम पे चाइना बढ़ रहा है और चाइना अपने आप को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यूएस कह रहा है लेकिन मैं तो विड्रॉ करूंगा, ये तो फायदे का सौदा ही नहीं है, मैं क्यों पूरी दुनिया में इतने पैसे खर्च करता हूँ, मुझे क्या मिला। पहले ये बताओ कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इतने साल किसी वजह से किया, तब तो कुछ फायदा हो ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्यों लगा, और अभी यही फीलिंग क्यों है कि फायदा कम मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे वो स्पाइडरमैन वाला डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरीका का कुछ चक्कर है यहाँ पे। तो अब जो भी ग्रेट पावर रहता है विश्व में, उसे सिर्फ पावर और शक्ति बढ़ाना काफी नहीं है, उसे यह भी कुछ ऐसे नियम भी तय करने होंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बाय डिफॉल्ट पालन करें, क्योंकि हर बार तो शक्ति परीक्षण करना ठीक नहीं है किसी देश के लिए भी। तो अमेरिका ने कुछ ये रूल्स कंस्ट्रक्ट किए थे कि डेमोक्रेसी सबके लिए अच्छा है, और फिर मतलब फ्री ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का सीधा सीधा अमेरिका को भी फायदा हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा मतलब फेवर कर रहा था किसी भी देश के ऊपर, ये इन सब चीजों का अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा फायदा था। तो इसीलिए अमेरिका ने इस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करने की कोशिश की। तो बेसिकली अब जब अमेरिका बाकी सब देशों में बोलता है कि भाई थोड़ा डेमोक्रेसी लिबर्टी टाइप की सोसाइटीज बनाइए, आप चांसेस रिड्यूस करते हैं कि कल को अमेरिका के दुश्मन पैदा होंगे। यस, हाँ, है ना। तो उनका बेसिक ये एक तरह से आपके पास में जो इतना पावर वगैरह है उसको यूज करके अगर आप अपना वैल्यू सिस्टम प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे आप अपने फ्यूचर एनिमीज को ही कम कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, और उससे आपकी वर्चस्वता भी बढ़ती रहेगी, और आपको बस सबसे अच्छी लड़ाई तो वो होती है ना जो ना लड़नी पड़े। बिल्कुल वही तो, अगर लोग जो अमेरिका ने बोला है वही मान लेंगे और सब लोग उसी तरीके से सोचेंगे, तो इस वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि मतलब वर्ल्ड ऑर्डर तो ये अमेरिका वाला ही रहेगा, उसमें छोटे मोटे लोग आते रहेंगे जो चैलेंज करेंगे, पर कोई एकदम अलग तरीके के आइडियाज तो आएंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर अभी देखें भी, आई मीन, और ये अमेरिका ने ट्राई किया, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत सक्सेसफुल, और अभी आज देखें तो जो अमेरिका
के राइवल्स हैं पूरी दुनिया में, वो उसी टाइप के हैं जो अमेरिका के वैल्यूज से एग्री नहीं करते हैं। जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, या फिर इवन टेररिस्ट वगैरह में देख लें तो इस्लामिक स्टेट जैसे और अलकायदा जैसे लोग हो गए, ये इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी लिबर्टी में बिलीव करने वाली ताकतें नहीं है। बिल्कुल, है ना। कोई भी जो डेमोक्रेसी लिबर्टी वाली ताकतें हैं उनके साथ में राइवलरी होती है, लेकिन उतनी घातक नहीं है जैसी कि इन लोगों के साथ हो गई है अमेरिका की। तो ये एक तरह से एक शायद प्रूफ भी है कि ये इस टाइप का जो कोशिश अमेरिका कर रहा था वो लेजिटिमेट और वो फायदे की ही चीज थी। तो अब मुझे लेकिन ये बताओ कि ये फायदे की इतने साल थी, अब ये क्यों फीलिंग आई कि ये फायदे की नहीं है? उससे पहले सौरभ मैं एक ये भी कहूंगा, अब हम लोगों ने डेमोक्रेसी शब्द का ही प्रयोग इतना ज्यादा किया अभी तक, और आप देखिए डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया है जो अमेरिका की वजह से बहुत हर देश में तक पहुंचा, और आज हम लोग उस खुद आइडिया को ही सवाल, कोई प्रश्न नहीं करते कि डेमोक्रेसी अच्छा है बुरा है। हम लोग ने डिफॉल्ट मान लिया है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी बात है ना। क्यों? और ये पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, कई कई देशों में यही पावर है अमेरिका का। उन्होंने ये आइडिया इतना पावरफुली सब देश में फैलाया कि हम लोग उस आइडिया को मान चुके हैं, इंटरनलाइज कर चुके हैं। और अगर देखें तो चाइना बहुत कोशिश करता है ये प्रोजेक्ट करने की कि भाई आप लोगों के लिए डेमोक्रेसी अच्छी होगी पर शायद हमारे लिए नहीं है। और बाकी भी कुछ देश हैं अगर जिनको लगता है उनके लिए डेमोक्रेसी ठीक नहीं है तो हम उनके साथ हैं। तो वो, क्योंकि अगर वो उस चीज को लेजिटिमाइज कर देंगे तो वहां पे जो पावर में लोग हैं उनके लिए इंटरनल लेजिटिमेसी की प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारी लेजिटिमेसी का क्या होगा अगर हम बोले डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है और हम तो इलेक्शन नहीं कराते अपने देश में। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, अब उस सवाल पे आ जाते हैं कि ऐसा क्यों बदल रहा है ये आज की दौर पे अमेरिका में। इसका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरा मानना यह है कि चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चाइना जब ग्रो हो रहा है, अमेरिका में अभी एक फीलिंग आ रही है कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और चाइना फिर भी इतना चैलेंजर की तौर पे हम उभर रहा है, तो हमारा पावर उनसे अब इतना ज्यादा नहीं है। हम मतलब वो डिफरेंस थोड़ा कम हो रहा है, ये फीलिंग आ चुकी है। और अब उनकी धारणा यह है कि हमें जो कुछ भी करना है चाइना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है, बाकी जो भी चीजें हैं उन्हें थोड़ा हम पीछे रख सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम क्यों हैं अफगानिस्तान में, क्या फायदा है हमें, तो हमें वापस आना चाहिए, यूरोप को भी और कुछ करना चाहिए। तो पूरा ध्यान वो चाह रहे हैं कि हम चाइना पे केंद्रित करें, और इसकी वजह से अगर उन्हें दूसरे विश्व के कोनों से बाहर जाना पड़े तो उन्हें लग रहा है ठीक है क्यों ना किया जाए। तो वो एक है। और आजकल के जो एक पॉपुलिज्म का दौर चल रहा है, जो एक ये पूरे विश्व में एक दौर चल रहा है कि हमें अंदरूनी तरीके से देखना है विश्व को, और मतलब देखना है कि हमें क्या मिल रहा है इससे, वो एक धारणा जो है उसका भी एक रोल है यहाँ पर। तो मुझे मैं जैसा समझता हूँ, और यहाँ पे शायद अमेरिका क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो अमेरिका में जो एटलीस्ट ट्रम्प के वोटर्स हैं जो उनको बिल्कुल लगता ही है कि हमको अच्छी डील मिल नहीं रही है। हाँ, घाटे का सौदा लग रहा है। हाँ, अपनी ही कंट्री में। अब उसका कारण ये है कि दुनिया में अच्छी डील नहीं मिल रही है, या वो अलग बात है, वो शायद रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज को उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि ये देखो तुम्हारी हालत कंट्री में इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारी कंट्री बाहर क्यों पैसा खर्च कर रही है। हाँ। और इस चीज को शायद आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, कल को कोई उनको ये भी समझा सकता है, और मुझे लगता है इसमें काफी कुछ सोशल मीडिया का हाथ है। और जैसा अभी रशियन वगैरह का रशियन मेडलिंग जो है वो काफी प्रूव भी हुई है अमेरिका में कि कैसे इलेक्शन में और ओपिनियन फॉर्म करने में। तो एक मुझे लगता है कि अभी रशिया एक बहुत बड़ा पावर था 20 साल पहले तक, और अभी नहीं है, और अब उनके पास पैसा भी कम है, पावर भी कम है, लेकिन वो अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखना चाहते हैं। और अब वो जो है वो ट्राई करते हैं कि अगर हम अपनी पावर बढ़ा सकते हैं, ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका है कि हम दूसरों की पावर कैसे घटा दें। हाँ, या फिर दूसरों की लेजिटिमेसी घटा दें, और दूसरों की लेजिटिमेसी घटा दें। अभी जैसे जो येलो शर्ट्स वाला
कांड हो रहा था फ्रांस में, फ्रांस। उसमें भी दिख रहा था कि रशियन बॉट्स का कितना हाथ था। अच्छा, उसमें भी रशियन बॉट का आता क्या? मैंने नहीं देखा उसका। हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो जो इलियट एंडरसन है ट्विटर पे, हाँ जो आधार के लिए भी पीछे पड़ा रहता है, फ्रेंच हाँ हाँ साइबर एक्सपर्ट, हाँ। उसने जो है वो काफी एनालिसिस किया ट्रैफिक का, जो कि इन चीजों को उत्तेजित कर रही थी। अच्छा। और उसमें दिखा कि काफी सारा ट्रैफिक जो है वो रशिया से आ रहा था इन चीजों के लिए। तो रशिया हर जगह पर अगर जितना भी डेमोक्रेसी और लिबर्टी को हर्ट करे, तो ये एक तरीका है अपनी रिलेटिव पावर बढ़ाने का। बिल्कुल। तो ये वाली चीज जो है इसमें इसमें ये जो नए वेपन आ गए हैं सोशल मीडिया वगैरह के, जिसमें बहुत आसान है किसी भी फॉरेन पावर का, मतलब अब हिंदुस्तान में इतने सारे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं जो कि आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, और इन सब के लिए किसको मालूम है कि वो हिंदुस्तान से आते हैं कि बाहर से आते हम्म। हैं। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट, खैर ठीक है, कारणों में जाए तो अभी पता नहीं, अभी शायद और रिसर्च होगी तो पता चलेगा। जब जब इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उनके कारण समझ में नहीं आते हैं, 10 साल बाद समझ में आएगा कि ये हाँ। जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं कि ये हो रहा है, हम्म इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि अमेरिका विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, चाइना बढ़ने की कोशिश कर रहा है, रशिया डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसमें भारत क्या करे, ये बताओ। हाँ। पर भारत में जाने से पहले सौरभ, हम लोग कुछ अलग अलग प्रकार की विश्व व्यवस्था की बात करें क्या? हाँ बिल्कुल, तो क्या कहते हैं इस तरह से कि हिस्टोरिकली कैसी विश्व व्यवस्थाएं रही हैं, उस तरह और कौन से कंपीटिंग आइडियाज हैं आजकल, हाँ इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि फिर हम लोगों को एक इंडिया का आइडिया भी मिलेगा अंत में। ठीक है, तो बिल्कुल। हम लोग थोड़ा मतलब हिस्ट्री में चले जाते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं रह चुकी है, और ये व्यवस्थाएं क्षेत्रीय भी हो सकती है और विश्व स्तरीय भी हो सकती है। अच्छा। तो जैसे वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया था चाइना का, अच्छा। उसका एक सिंपल आइडिया था। मतलब उसमें जो किंग था उसे मतलब एकदम स्वर्ग का उत्तराधिकारी मतलब मानते थे। तो उसमें मानते थे कि पूरी दुनिया सिर्फ दो पार्ट्स में विभाजित है। एक सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, और एक तो संस्कृति कहलाने के लायक भी नहीं है। हम्म। संस्कृति वह है जो सन ऑफ हेवन जिसे बोलते थे, जिसे सन ऑफ हेवन को मानते हैं, वह हम्म। सिविलाइजेशन है। बाकी सब तो मतलब मानने के भी लायक नहीं है। तो उस बाकी आइडिया में, कबाइली। हाँ बाकी सब कबाइली है, बारबेरिक्स है। तो फिर हाँ। इस आइडिया में ये था कि चीन ही सेंटर है पूरे विश्व का, इसीलिए उसे मिडिल किंगडम भी कहते थे। और बाकी हम्म। सब का इसमें बहुत इंटरेस्टिंग था जब 16-17 सेंचुरी में पहली बार अंग्रेजों ने भेजा चाइना में लोगों को ट्रेड करने के लिए। तो उन्होंने बोला हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटिश किंग्स को, ब्रिटिश एम्परर को। तो उन्होंने बोला अरे क्या जोक कर रहे हो क्या, मतलब कौन एम्परर, कौन कहाँ से आ गया? एक ही एम्परर है पूरे विश्व हम्म। में, वो हमारा है। हाँ। तुम तो अच्छा। मतलब तुमको जो चाहिए ट्रेड करना है, हमको तो कुछ जरूरत ही नहीं है ट्रेड करने की, हमारे पास जो चाहिए वो सब है चाइना में। पर अगर तुमको हम्म। ट्रेड करना है, तुमको यहाँ पर हमारी मार्केट के लिए एक्सेस चाहिए, तो हम देंगे तुम्हें। पर तुमको ये मानना पड़ेगा कि और कोई एम्परर है नहीं, हम्म। सिर्फ एक ही हम्म। एम्परर है, वो हमारा है। तो इस टाइप का हम्म। आइडिया था जिसमें एक सेंटर है और उसके बाहर और कुछ काउंट नहीं करता है। ये आइडिया चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर का था। और आज भी कुछ कुछ जो चाइना का बिहेवियर है उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ, वो इस आइडिया से थोड़ा रिलेटेड है। हम्म। कि भाई जो आसपास हो लोग वो ज्यादा से ज्यादा कुछ सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चूचा मत करो, हम आपको एज अ इक्वल तो नहीं टॉलरेट करेंगे। हाँ हाँ, मतलब आप हमारी सुपीरियोरिटी आप मान लीजिए, तो हम लोग आपको ट्रेड एक्सेस दे सकते हैं, आप हमारे साथ डील कर सकते हैं, पर हाँ आप बराबरी मत पूछिए हमसे। ठीक। तो ये एक चाइनीज ऑर्डर था, और इसीलिए आप क्योंकि ये इतना मतलब चाइना सेंट्रिक है, आप मान सकते हैं कि इसकी लेजिटिमेसी काफी कम थी और आज भी कम है। तो ये एक हम्म। चाइनीज आइडिया था। उसके साथ एक और इंडियन आइडिया भी था जो हम लोगों ने अर्थशास्त्र वाले एपिसोड में बात की थी। ये भी एक क्षेत्रीय आइडिया था। इसमें ये था कि फाइनली पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट को एक
एंटिटी में बनाना है, वह एक गोल था इस वर्ल्ड ऑर्डर का। और हम्म। उसमें ये भी था कि कोई हमारे परमानेंट एनिमीज नहीं होते, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कुछ भी करना लाजमी है जब तक कि एक कोई विजिगिशु पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में कंट्रोल कर सके। तो वो आइडिया था, ठीक। और हम लोगों ने उसके बारे लेकिन में। हमारे लेकिन हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि राजा खूब सारे हो सकते हैं, और हर राजा 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 होता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक ही राजा है टाइप से। हाँ बिल्कुल, राजा और दूसरा राजा, हाँ, उससे कम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। वह सब एक लेवल पर है, पर फाइनली हर राजा जो है, जितने भी राजा होंगे, उनका मेन गोल ये होगा कि वह पूरे सब कॉन्टिनेंट पे एक राज हो, ऐसा। करेक्ट। हाँ हाँ, तो राजा compete कर रहे हैं, लेकिन हर राजा जो है वो उसकी लेजिटिमेसी है, पर पावर में फर्क हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक दूसरा आइडिया था। तीसरा एक था इस्लामिक आइडिया वर्ल्ड ऑर्डर का। उसमें भी दुनिया को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक था जिसे कहते हैं दारुल इस्लाम, मतलब उसे कहते हैं हम्म। जो एरिया ऑलरेडी इस्लाम जिस जहां पर पहुंच चुका है, और जो एक खलीफा उसे गवर्न कर रहा है, वह दारुल इस्लाम उसे कहते थे। और उसे एक मतलब रेल्म ऑफ पीस कहा जाता था, मतलब यहाँ पर शांति बनी रहेगी। क्यों शांति बनी रहेगी? क्योंकि यहाँ पर इस्लाम है, इस्लाम के आइडियाज पहुंच चुके हैं, इसलिए यहाँ पर शांति बनी रहेगी। उसके बाहर वाला एक एरिया था जिसे कहते थे दारुल हर्ब, और ये एरियाज वैसे थे जिसमें इस्लाम नहीं पहुंचा था। तो दारुल इस्लाम का और इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा आइडिया था कि जब ये दारुल हर्ब भी दारुल इस्लाम का हिस्सा बन जाएगा, तब पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। और हम्म। इन हम्म। दोनों के इंटरसेक्शन पे एक छोटा सा एरिया था जिसे दारुल सुलह कहते हैं, जिसे कहते हैं कि इन एरियाज में थोड़ा इस्लाम ऑलरेडी पहुंच चुका था, पर फिर भी इसमें मेजॉरिटी दूसरे रिलीजन्स की थी। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक टेम्पररी सुलह हो सकती है, पर ओवरऑल गोल यही था कैसे दारुल इस्लाम को बढ़ाकर पूरा विश्व स्तरीय कर दिया जाए। तो ये एक ठीक। इस्लामिक आइडिया था वर्ल्ड ऑर्डर का, ठीक है। और हम्म। इस इन सब आइडियाज में आप देखेंगे, या तो ये क्षेत्रीय थे, या तो इसमें एक आइडिया को पूरे विश्व तक पहुंचाना है, वह गोल था। अब इन सबको हम्म। कंपीट करते हुए एक आइडिया है वेस्टफेलियन आइडिया। और ठीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टफेलियन आइडिया से ही अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर भी स्टार्ट होता है। तो वेस्टफेलियन आइडिया की भी बहुत दिलचस्प कहानी है। वेस्टफेलियन आइडिया कहता है, पहली बार रिकग्नाइज करता है कि एक सॉवर्निटी होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो वो कहते हैं कि किसी एक राज्य में सिर्फ उस राजा का प्रभुत्व होता है, और कोई हम्म। राजा अंदरूनी तौर पर दूसरे देश में कुछ नहीं कर सकता। ये एटलीस्ट लेजिटिमेट रूप पे कई देश ये इस बात को मानते हैं। तो आप छोटे हो, बड़े हो, कितने भी लोग हो आपके ऊपर, पर आपकी खुद की सॉवर्निटी होती है, ऐसा मानते हैं। तो ये वेस्टफेलियन आइडिया भी ऐसा नहीं है कि, तो ये तो आपको ध्यान में है ना कि ये काफी यूनिक आइडिया है। बिल्कुल। और ये यूरोप में मतलब बहुत लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने सोचा कि यार आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करो। मेरे को ऐसा भी लगता है कि शुरू में जब वेस्टफेलियन आइडिया शुरू हुआ, तब तो वो रीजनल ही था, क्योंकि ये उनका कंसेप्शन यूरोप तक लिमिटेड था। बिल्कुल। लेकिन उनका ये था कि बाकी पूरी दुनिया में चलो जो मर्जी करना है करो, हड़पो, उनकी सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी नहीं है। हम्म। लेकिन ये विद इन यूरोप हम अब एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, और आपस में हम चाहे छोटे, जैसे लग्जमबर्ग बेल्जियम जैसे छोटे से छोटे देश भी हैं, ऐसा हाँ नहीं है हाँ, कि बगल का बड़ा देश जो है जाकर के उनको जो है हड़पने की कोशिश करता है। आपने जैसे बोला यूरोप में भी ये 30 ईयर ओल्ड वॉर था ना, 30 ईयर वॉर, उसके बाद ये हम्म। वेस्टफेलियन आइडिया है। मतलब ये आइडिया ऐसा नहीं है कि उनको कुछ एकदम एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ऐसा कुछ। वो थक गए थे 30 साल झगड़ झगड़ के, तो फिर उन्होंने बोला झगड़ यार झगड़ के। क्या करे कि जिससे कि ये वापस हम लोग और 30 साल तक लड़ते ना रहे। तो उस टाइम पे ये हम्म। आइडिया आया कि यार एक तरीका है जिससे कि हम लोग पीस रख सकते हैं, ये मान के चले कि आप छोटे हो बड़े हो जो भी हो, आपके अंदरूनी मामलों में हम दखल नहीं देंगे। अगर ये बिल्कुल। मान्यता लेकर चले तो शायद पीस हो सकता है। तो ये एक अजम्पशन था जिसके ऊपर पूरा वेस्टफेलियन आइडिया था। और फर्क अब ये हुआ कि पहले ये वेस्टफेलियन आइडिया यूरोप तक सीमित था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया पे एक्सटेंड करवा दिया।
करेक्ट, हाँ। तो वेस्टफेलियन आइडिया स्टार्ट हुआ मतलब 1648 में, कहते हैं। वेस्टफेलिया एक जर्मनी में टाउन है जहां पर ये बना था। सीरीज ऑफ हम्म ट्रीटीज थी। उसके हम्म बाद जब अमेरिका और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो ये सब यूरोपियन पावर तो काफी चरमरा गए थे। तो अमेरिका हम्म ने वेस्टफेलियन आइडिया को एक्सटेंड किया, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया और खुद का एक फ्लेवर भी दिया। और इसीलिए डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड लेजिटिमेसी, ये जो आइडिया है, ये अमेरिका ने खुद की तरफ से इंट्रोड्यूस किया। तो अमेरिका दूसरे देशों में बोलता था मैं इंटरवीन कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी के फेवर में, ये नहीं है कि वहां कम्युनिस्ट कोई छोटे देश में कम्युनिस्ट रेजिम है तो मैं तो घुसूंगा वहां पे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया इस आइडिया को। हाँ, और काफी बार अपवाद भी है इसका, उन्होंने कितने डिक्टेटर्स की भी हेल्प करी है वगैरह वगैरह, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में आई मीन लोग बहुत तरीके के काम करते हैं, हमेशा सही काम करने के लिए तो कोई नहीं कर रहा होता है, पर बाय एंड लार्ज उनकी मैसेज यही था। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जब ये गलत काम कर भी रहे थे, क्योंकि मत्स्य न्याय है इंटरनेशनल अफेयर्स में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो जब भी वो गलत काम कर भी रहे थे तो उनकी कहानी हमेशा यही थी कि हम लोग कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी सबके लिए अच्छी है। वो मैसेज उनका हमेशा यही था। हम्म तो अब ये वेस्टफेलियन आइडिया बेसिकली एज्यूम करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, चलो अभी तो आपने बॉर्डर जो है फिक्स कर दिए सॉर्ट ऑफ, अब जैसे हमने हिंदुस्तान जो है अब ये तो नहीं ट्राई करता कि हम चलो कल को हम श्रीलंका पे आंखें लगाए हुए हैं, या हम नेपाल पे लगाए हुए हैं, कि हम भूटान पे लगाए हुए हैं, या इवन पाकिस्तान पे लगाए हुए हैं, हमको किसी से मतलब नहीं है कि हमको अपनी बाउंड्रीज बढ़ानी है। लेकिन रशिया और चाइना तो इस चीज में यकीन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, और इस तरह से कोई बड़ी पावर नहीं, लेकिन जो ये इस्लामिक पावर वाला आइडिया है, ये आइसिस वापस लेके आया, और आइसिस ने दोबारा से इस्लामिक पावर वाला आइडिया ट्राई किया। पर ठीक है, उन्होंने बहुत कलह तो मचा दिया, पर अभी तो लग नहीं रहा है कि वो लोग ज्यादा दिन बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सौरभ, ये सब आइडियाज जो हैं, ये इनका आज के इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है। इसीलिए मैं इनके बारे में भी कहना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि सब लोग इंटरनेशनल अफेयर्स में एक ही गेम खेल रहे हैं। लोग अलग अलग गेम भी खेल रहे हैं, अलग अलग रूल से भी चल रहे हैं। और ना ही, और एक ओवरऑल जिसको कहना चाहिए मेटा गेम, जो ये है कि गेम के रूल ही क्या हो। तो गेम में भी लड़ाई है, और गेम के रूल डिफाइन करने के लिए भी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एक गांव, मतलब ऐसा कह ले, कुछ लोग चेस खेल रहे हैं तो कुछ लोग पचीसी खेल रहे हैं और कुछ लोग और ही कुछ खेल रहे हैं, और रूल्स क्या है वो भी एक तय नहीं है। बट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्योंकि अमेरिका सबसे पावरफुल था, तो उनके जो रूल्स है वो शायद सबसे ज्यादा देश मानते हैं, और जो भी चैलेंजर्स हैं वो इन्हीं रूल्स को डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी को, या फिर जैसे चाइना कर रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट वही है। हाँ, तो अब इसमें अगर देखें तो चाइना ने अपने पत्ते बहुत अच्छे से प्ले किए, इन द सेंस उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर का काफी फायदा उठाया है, इकोनॉमिकली थोड़ा सा लिबरल होकर। तो उन्होंने ट्रेड वगैरह में बहुत ध्यान दिया, और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशनशिप से उन्होंने बहुत फायदा कमाया, बिना उनकी डेमोक्रेसी लिबर्टी के आइडियाज को लिए हुए। तो उन्होंने काफी सिलेक्टिव एंगेजमेंट वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में सक्सेसफुली कर लिया। हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान काफी इंटरनली अलाइंड है, क्योंकि अगर विद इन सब कॉन्टिनेंट देखें तो हम वेस्टफेलियन तो नहीं थे, लेकिन एक बार अब हमारे यहाँ एक तरह से विजिगिशु बन गया, जो कि एक इंडियन रिपब्लिक है। लार्जली हमारा एक पूरा सब कॉन्टिनेंट ठीक है, पर पूरे अब सब कॉन्टिनेंट में कुछ 4-5 ही देश हैं। हाँ, तो अब हमारा कोई और मकसद नहीं है कि हमें अफगानिस्तान भी चाहिए या बर्मा भी चाहिए वगैरह। तो अभी जो बन गया है, तो अब पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। हाँ, हमें पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। तो अब हमें ये जो है वर्ल्ड ऑर्डर में हम तो काफी बिलीव करते, तो हमारा वैल्यूज वगैरह में और इन सब में अमेरिका के साथ अलाइनमेंट तो काफी अच्छा है। बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये इस तरह से चलिए, ये तो अभी समझ लिया। अभी अब क्या है? तो ये इसी विषय पर डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस जगह पर। Family businesses get a bad rap. At one time, they were looked down on for getting rich, for being too ambitious. Today, they're still looked down on, but for not being ambitious enough, not agile enough, not modern enough,
too traditional in their mindset. The biggest brands and business houses in the country started out as humble family businesses. It's the way India has done business. Join Sonu Bhasin in conversation with stalwarts of Indian family businesses on the Inheritors podcast series by Bloomberg Quint. Discuss the highs and lows, the needs and pressure points of building a business legacy that spans generation. तो अच्छा, अब ये बताओ कि अब अमेरिका विड्रॉ करे जिनसे हमारा अलाइनमेंट है, तो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर हिंदुस्तान के लिए एक्चुअली अच्छा है। हाँ देखा जाए तो, क्योंकि वो हमारे गोल्स के साथ तो काफी अलाइन करता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे 2-3 आइडियाज हैं जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे लिए अच्छे हैं। एक तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ ना सिर्फ गुड्स, ना सिर्फ सर्विसेज, बट आइडियाज ऑल्सो, है ना, कि वो बता रहे हैं कि लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, वीजा ले सकते हैं, वो सेटल हो सकते हैं दूसरे देशों में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है भारत की समृद्धि के लिए भी। तो ये एक आइडिया है। और दूसरा आइडिया है डेमोक्रेसी का ही, और ये भी भारत ने तो इस आइडिया को इंटरनलाइज किया है और अपना रंग दिया है खुद से। तो ये दोनों आइडियाज अच्छे हैं भारत के लिए, और इसीलिए अमेरिकन ऑर्डर का भारत को एक सपोर्ट था। और इनफैक्ट के सुब्रमण्यम साहब जो मतलब स्ट्रेटेजिस्ट थे भारत के, काफी नामी गिरामी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर विश्व इस स्थिति में आ गया कि अमेरिका नंबर 1 पर है और चाइना नंबर 2 पर है, तो हमें वह सब कुछ करना चाहिए जिससे कि हम अश्योर कर सके कि अमेरिका नंबर 1 पर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहे। ठीक, बिल्कुल, अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। जब दिख रहा है कि हमको कि अगर 2 कंटेंडर हैं और उनमें से एक कंटेंडर हमारे इंटरेस्ट से ज्यादा अलाइंड है, तो हम क्यों ना उनको और पुश करें। हाँ। सौरभ, उसमें एक बात और भी है, कई लोगों ने, मैंने भी पढ़ा है, ये शायद आपने भी पढ़ा होगा, लोग कहते हैं कि अरे ये क्या है, अमेरिका और चाइना में तो कोई फर्क ही नहीं है, अमेरिका ने भी कई गलत चीजें की है डेमोक्रेसी के नाम पर, चाइना भी वैसा ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका की बजाय चाइना नंबर 1 हो जाएगा, उससे भारत को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने सुना है ये आर्ग्यूमेंट? अरे नहीं, ये मैंने नहीं सुना एक्चुअली। मुझे तो लगता था कि लोग अमेरिका चाइना में फर्क करना समझते हैं। मुझे एक जो चीज समझ में आती है कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा अमेरिका से परहेज रहा है वो कम्युनिस्ट लोगों को रहा है। क्योंकि इन जनरल पहले यूएसएसआर जब कोल्ड वॉर वगैरह भी था, तो एक तरह से पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की लड़ाई थी। और इन जनरल माना जाता है कि ठीक है, अब रशिया तो थोड़ा इक्लिप्स हो गया अभी कम्युनिस्ट कंट्री के नाम पे, मतलब चाइना तो किसी एंगल से कुछ कम्युनिस्ट है नहीं, पर नाम के लिए तो है। तो अभी उन लोगों को लगता है कि एक दूसरी कम्युनिस्ट कंट्री बड़ी हो रही है तो लोग क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का काफी पतन हो गया है, पर फिर भी बोलने में क्या जाता है। नहीं, हाँ वो है। और ये भी है ना कि कुछ हम लोग काफी बार चाइना के इतने डेवलपमेंट में जो उन्होंने एक्चुअली एक मैजिक किया है, उससे काफी मतलब चकाचौंध हो जाते हैं। और फिर चकाचौंध होने के बाद हम लोग बोलते हैं यार ठीक है, अब अमेरिका जैसे चाइना हो गया है, चाइना ने क्या जबरदस्त चीजें की हैं, तो चाइना नंबर 1 हो जाएगा तो ठीक है, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। उस आइडिया में मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि चाइना का आइडिया मैंने जैसे बताया, उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो काफी अलग है अमेरिका के वर्ल्ड व्यू से, और उसकी लेजिटिमेसी ना सिर्फ भारत में, कई देशों में नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्लियरली एक हायरार्की है जिसमें चाइना नंबर 1 है और बाकी सब उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। तो वह एक बहुत ही डेंजरस आइडिया है। इनफैक्ट मैंने जो दूसरा चीज जो मुझे डेंजरस लगती है, काफी सुना है कि भाई चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है तो हम भी चाइना जैसे हो जाएं। और वो भी मुझे लगता है कि मतलब जब चाइनीज सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी की कम समझ होने की वजह से ये लोग ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे ही कहीं से उठा करके एक जगह का सिस्टम दूसरी जगह पर नहीं लगा सकते। हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि ये जो लिबरल और डेमोक्रेटिक ऑर्डर इतना जल्दी रूट ले लिया क्योंकि ये हमारे फिलॉसफी और वैल्यूज से बहुत कंपैटिबल था। अपने आप से कोई थोड़ी हो जाती है ये सब चीजें। बिल्कुल। तो अब रशिया को देख लो, उन्होंने तो काफी ट्राई किया था इलेक्शन कराने का, ये कराने का, लेकिन वहां रूट नहीं ले रहा है अभी भी ठीक से, क्योंकि वो सोसाइटी इतने अलग तरह से चली है इतने सालों तक।
तो हर सोसाइटी उतनी ही आसानी से ये आइडियाज को नहीं अडॉप्ट कर पाती। हमारी सोसाइटी ने किया है क्योंकि हमारी सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज अलग हैं। और अभी मुझे लगता है हम अपनी स्ट्रेंथ्स देखने की बजाय, बीच में मैं जयप्रकाश जी का इंटरव्यू सुन रहा था, हमारा एक और कलीग का पॉडकास्ट आता है प्रगति पॉडकास्ट में, और उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे उसमें कि हिंदुस्तान की जो एक बहुत बड़ी सफलता है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान जैसे लैंग्वेज डाइवर्सिटी वाली कोई कंट्री नहीं। इतनी जिस भी कंट्री में छोटी सी, उन्होंने मतलब बेल्जियम का एग्जांपल दे रहे थे, इतनी छोटी सी कंट्री में 2 लैंग्वेज हैं, वो दोनों लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं, उनकी एक्चुअली डिमांड है कि हम अलग कंट्री बना लें। हाँ। छोटे से देश में। हाँ। ठीक है, मतलब वो क्या कहते हैं, शायद बैंगलोर के कोरमंगला जितना तो देश होगा पूरा। हाँ, उसमें भी लगता है। और हिंदुस्तान ने इतने बड़े डाइवर्सिटी के अराउंड भी एक कंट्री बना के रखी हुई है क्योंकि हमारे पास में कुछ स्ट्रेंथ है। और अभी देखें तो पूरी दुनिया में एक ये जो समस्या है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म या डाइवर्सिटी कैसे हैंडल करें। कुछ भी थोड़े दूसरे तरीके के लोग आ जाते हैं कंट्री के अंदर माइग्रेशन की वजह से या रिफ्यूजी होने की वजह से, तो एकदम कोहराम ही मच जाता, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें। और हिंदुस्तान में सदियों से इतने लोग आते रहे हैं, आज से नहीं। तो हिंदुस्तान में तो ट्रेडिशन रहा है हजारों साल से। हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान अमेरिका में आज पिछले 100 साल से लोग जाना शुरू हुए हैं, हिंदुस्तान में 2000 साल से लोग आ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान 2000 साल का अमेरिका है। तो ये एक जो स्ट्रेंथ है और हम लोगों को समझ में आया है, तो हमको ये चीज की लेजिटिमेसी पूरी दुनिया में अगर बनाए तो ये एक एग्जाम्पल भी है बाकी लोगों के लिए कि उनको डाइवर्सिटी कैसे हैंडल करनी है। बस एक ही चीज है, जैसा तुमने शुरू में बोला था कि लेजिटिमेसी और पावर दोनों चाहिए होती हैं। अगर आप सिर्फ लेजिटिमेसी दिखाओ और आपके पास पावर नहीं हो तो आप थोड़े से बेवकूफ लगते हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, लोग आपको मतलब सीरियसली नहीं लेंगे। सीरियसली नहीं लेते कि ये ठीक है बोल बच्चन है, क्योंकि ठीक है आप अगर आपके पास आइडियाज भी होने चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर में, और उसके पीछे वजन भी होना चाहिए उन आइडियाज को प्रोजेक्ट करने का। बिल्कुल। तो अभी ये बताओ प्रणय, तो अब हम वापस उस जगह पर आ गए, तो अब दिख रहा है कि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, चाइना बढ़ रहा है, तो अब हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? एक तो कि डोमेस्टिक तौर पे हमें बहुत कुछ काम करना है। मतलब सबसे ज्यादा तो हमें डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ही चीजें जो करनी पड़ेंगी पूरी विश्व में अपना लोहा मनवाने के लिए। एक जैसे था एफडीआई के लिए और लेबर मार्केट रिफॉर्म, जो हम लोग पिछले एपिसोड्स में भी बातें करते चले आ रहे हैं, वापस उसका जिक्र जरूर हुआ। फिर एक और बात हुई कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि हमारे वर्कफोर्स को बराबर से स्किल कैसे किया जाए, कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट किया जाए, ये सब चीजें। तो नॉलेज पावर बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तीसरा, हमें ये तो जरूर होगा कि आगे जाके इनइक्वालिटी बढ़ेगी, शायद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा वगैरह, तो और हमारी पॉपुलेशन भी बूढ़ी होती चली जाएगी। तो उन चीजों के लिए हमें एक नया सोशल सिक्योरिटी नेट भी सोचना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी नेट जैसे यूएस में होता है, सिर्फ वैसा ही नहीं कि मतलब आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे दिया जाए, ये भी कि क्या हम लोग सोच सकते हैं हम लोग वाउचर देंगे लोगों को जिससे कि वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर पाए, अगर एक स्किल से हट जाए तो कुछ और सीख पाए। इस तरीके की चीजें डोमेस्टिकली हमें सोचनी पड़ेंगी। फिर तो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये दो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि एक तो अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर और सरप्लस नहीं है तो आप क्या प्रोजेक्ट करेंगे, और दुनिया में जितना आप लेन देन करते हैं, अगर आप बोलेंगे कि मुझे कुछ चाहिए तो आप यूजुअली देते हैं मार्केट एक्सेस। अगर आपकी मार्केट अट्रैक्टिव ही नहीं है तो कोई आप में क्यों इंटरेस्टेड है? हाँ बिल्कुल। हाँ, है ना, तो आपको दूसरों से लेने देने के लिए कुछ है ही नहीं। और अगर आपके पास में सरप्लस नहीं है इकोनॉमी में तो आप क्या खर्चा करेंगे? अभी अगर आपको सही में अफगानिस्तान में 10-50 बिलियन डॉलर खर्च करना है तो कैसे करेंगे अगर आपकी इकोनॉमी 5-10 ट्रिलियन डॉलर की नहीं है? बिल्कुल। ठीक। तो कैसे बड़ा मार्केट बना जाए, और सक्सेसफुल होने के लिए अगर दूसरे मार्केट में जाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो स्किलिंग वगैरह से आएगा। बिल्कुल। और स्किलिंग तो इसलिए भी कि अगर, और
इंटरनल अनरेस्ट ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी कंट्री में अनरेस्ट हो गया तो लोग बोलेंगे हमको भी यूएस की तरह, जैसे यूएस में जो चल रहा है कि तुम बाहर क्यों देख रहे हो, अपने अंदर ही ध्यान दो ना। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब वो वैश्वीकरण बहुत जरूरी है हमें यूएस के स्तर तक पहुंचने के लिए। हम लोग यूएस की चीजें अभी नहीं ला सकते कंसर्न्स, क्योंकि अभी तक हम लोग वहां तो पहुंचे नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये डोमेस्टिक कुछ चीजें थी। दूसरा हम लोगों ने देखा कि भारत को दूसरे देशों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उसमें क्या रिफॉर्म्स लाने। तो एक तो सैन्य रूप से हमें मिली 3 चीजें जो भारत को करनी है। एक, हमारा पूरा फोकस जो लैंड पर रहा है उसे समुद्र की ओर भी मोड़ना है। तो कैसे हमारी नौसेना को और सशक्त बनाया जाए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कि हमें सिर्फ फिजिकल से वर्चुअल की तरफ भी सोचना है। जैसे हम लोगों ने देखा कि कैसे रशिया ने अमेरिका के इलेक्शंस इन्फ्लुएंस किए वगैरह। तो हमें सिर्फ ये वॉरफेयर सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं होगा, वर्चुअल रूप से भी होगा। तो साइबर वॉरफेयर वगैरह ये सब तकनीकों में भी हमें महारत हासिल करनी होगी। और तीसरा, हमें मैन पावर से शिफ्ट होकर फायर पावर के बारे में सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि हमारी मिलिट्री में कितने सोल्जर्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अगले 25 साल में। यह रहेगा कि हमारा फायर पावर कितना है, कितनी दम से हम लोग दूसरे देशों के अटैक्स को रिपेल कर पाते हैं, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक ये है। दूसरा, हमें वैश्वीकरण जो हम लोगों ने बात की, लेबर, गुड्स, सर्विसेज, ह्यूमंस, सबके बारे में वो कॉज को एकदम चैंपियन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की तर्ज पे हम लोग और समृद्ध हो पाएंगे। तीसरा यह भी है कि भारत को अमेरिका, चाइना, दूसरे मिडिल पावर्स जैसे कि रशिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से भी रिलेशंस बनाने की बहुत कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। और यह भी हो रहा है क्योंकि विश्व बदल रहा है। बहुत से लोग भारत की तरफ देख भी रहे हैं, क्योंकि हर विश्व ऑर्डर को भारत जैसा सशक्त और बड़ा देश अपनी तरफ चाहिए। तो यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें एक्सप्लॉइट करना है। तो अभी हम लोगों को जो हमने ये संभावनाएं और या जिसको हमने यहाँ पे सिनारियोज बोला, तो ये जो संभावनाएं आ सकती हैं, तो उन संभावनाओं में ये जो चीजें जो हैं ये तो सब जरूरी है। चाहे कोई भी संभावना आगे रियल होने वाली है, कोई भी सिनारियो प्ले आउट होने वाला है। पर मे भी एंड करते हैं और थोड़ा स्पेसिफिक सिनारियो लेते हैं, शायद जो बहुत लाइकली सिनारियो है कि ठीक है, यूएस विड्रॉ करेगा पर उतना भी नहीं करेगा जितना वो चाहता है, पर कुछ तो करेगा ही। और तो यूएस थोड़ा विड्रॉ करेगा और चाइना थोड़ा एक्सटेंड करेगा। यूएस की पूरी जगह लेगा नहीं, क्योंकि ना तो क्षमता है ना वो चाहते हैं पूरा का पूरा लेना। मतलब चाइना तो नहीं चाहता है अपनी आर्मी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करना। तो वो करने वाले नहीं है वो सब काम। तो अगर वर्ल्ड ऑर्डर आए जहां पर अब काफी सारी दुनिया में तो केओस है, क्योंकि चाइना तो यूएस विड्रॉ करेगा, कहेगा केओस है तो है मेरी बला से। हाँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होगी, उनको भी नुकसान होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। तो वो थोड़ा वो जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो गई कि ठीक है, छोटे टाइम में मैं क्यों करूं, लेकिन लॉन्ग टर्म सभी का नुकसान हो रहा है। यूएस का भी हो रहा है, क्योंकि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा उन्हीं का नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड ग्रोथ ही कम हो जाएगी। तो केओस वाला रीजन रहेगा, यूएस भी रहेगा, और चाइना जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसका इकोनॉमिक वर्चस्व बढ़ जाएगा। अब ऐसे सिनेरियो में इंडिया जो है वो क्या करेगा और क्या करना चाहिए? हाँ, तो सौरभ, इसमें एक आपने राजनीतिक व्यवस्था बता दी, जिसमें कि एक हम लोगों ने इसे कहा था कॉम्पिटिटिव G2, मतलब जिसमें कंपटीशन भी नहीं है और कॉपरेशन भी नहीं है, दोनों है। तो राजनीतिक व्यवस्था उस टाइप की होगी। पर आर्थिक व्यवस्था क्या होगी वह भी सोचना है। उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक, या तो पूरा विश्व रिसेशन की ओर चला जाएगा, या फिर एक स्टैग्नेशन होगा, मतलब ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, सेटल हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक डिसरप्शन आ जाए एआई वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से ग्रोथ वापस बढ़ जाए, नए संसाधन आ जाए वगैरह। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग एक रिसेशन की तौर पे आ गए हैं और राजनीतिक व्यवस्था कॉम्पिटिटिव वाली है। ठीक है, वो मान ले हम लोग।
ठीक है, मान सकते मेरे हिसाब से। आई मीन मेरे अगर प्रेफरेंस होता, क्योंकि ठीक है प्रोबेबिलिटी कौन देख सकता है इन चीजों की, पर शायद स्टैग्नेशन ज्यादा लाइकली मुझे लगता है, क्योंकि कहीं पे टेक्नोलॉजी की वजह से बैलेंसिंग फोर्स है और दूसरी तरफ में ट्रेड कम हो रहा होगा, तो ऊपर नीचे होके जो है कहीं ना कहीं मामला शायद बराबर हो जाए। नहीं ठीक है, हम लोग फिर स्टैग्नेशन ले लेते हैं। ठीक है। तो उसमें कैसे दुनिया होगी ना, एक तो क्योंकि ये कंपटीशन वाला सिनेरियो है, इसमें पूरे विश्व में थोड़े तो चीजें रहेंगी जिसमें चाइना और अमेरिका एक दूसरे की बातें सुनेंगे। ठीक है। तो एक कंसल्टेशन रहेगा जिससे कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन होगा, पर कुछ टेंशन भी रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यूएन वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशन है थोड़े कमजोर रहेंगे, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ कंसल्टेशन है, ज्यादा डिसीजन वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये दोनों compete कर रहे हैं उस पे। इन दोनों देशों के बीच एक कंपटीशन रहेगी कि वह कैसे दूसरे देशों के साथ अच्छे ट्रेड डील या इन्वेस्टमेंट डील स्थापित कर पाए, और थोड़ा बहुत प्रोटेक्शनिज्म भी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों देश अपना अपना वर्चस्व अपने एक ऑर्डर में बनाना चाहते हैं। तो ये एक थोड़ा बहुत आप मान लीजिए एक ट्रेड वॉर रहेगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में, और ये दोनों compete करेंगे। फिर एक और चीज होगी इसमें, जो हम लोग क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में बात करते आ रहे हैं, उसमें तो पूरी एक्शन रुक ही जाएगी, क्योंकि ये दोनों compete कर रहे होंगे और ये प्रायोरिटी नहीं रहेगी। प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम एक दूसरे को कैसे हरा सके। ठीक है। ठीक है। फिर ये भी है कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा वॉर्स होंगे शायद, क्योंकि ये सब न्यूक्लियर पावर्स है, इम्पोर्टेंट पावर्स है, तो बड़े बड़े वॉर्स नहीं होंगे, पर टेररिज्म या ऐसे जिसे हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं वह चलता रहेगा। ठीक। तो ये तो विश्व कुछ इस तरह दिखेगा। अब इससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा? एक, क्योंकि यहाँ पर स्टैग्नेशन है, उसकी वजह से भारत में ये एक धारणा रहेगी कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यह एक धारणा रहेगी कि कुछ लोग ज्यादा ही अमीर हो रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ कुछ गरीब लोग। तो फिर इस वजह से वो बहुत सारी अंदर इंटरनल टेंशन्स हो जाएंगी। फिर क्योंकि स्टैग्नेशन है, लेबर मोबिलिटी नहीं होगी, कई देश बोलेंगे कि यार हम लोग दूसरे देशों के लोगों को नहीं आने देंगे क्योंकि ग्रोथ हमारे लिए ही काफी नहीं है। तो उसकी वजह से लेबर मोबिलिटी कम होगी, तो मिडिल क्लास में भी रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा होगी, बहुत गुस्सा होगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और भारत में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा नुकसान होगा। अब इससे जूझने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? एक तो वापस वही बात आ जाएगी कि हमें एफडीआई और अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, जिससे कि दूसरे देश जब सोच रहे हैं कि हमें अपना ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए भारत एक अपॉर्चुनिटी दे, जिससे कि हमें और जॉब्स हम लोग जनरेट कर पाए और लोगों को हम लोग और समृद्ध कर पाए। दूसरा, क्योंकि कंपटीशन होगा यूएस और चाइना में, वो दोनों चाहेंगे कि कहीं ना कहीं भारत को एक अच्छे टर्म्स पे रखे। तो भारत को एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, शायद वह उस स्थिति में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे इसमें भी हिस्सा बन पाए, या फिर जो अमेरिका का था टीपीपी मॉडल, उस पे भी एक हिस्सा बन पाए। भारत को शायद टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, अपने मार्केट्स को लिबरलाइज करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ना सिर्फ भारत का टैलेंट, पूरे विश्व का टैलेंट भी भारत में आ पाए। तो वो सब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी भारत के लिए। तो ओवरऑल इन चीजों में हिंदुस्तान को किसी एक खेमे में जाने की जगह हम बेसिकली क्या कहना चाहिए, एक बुरी सिचुएशन में जितना अच्छा कर सकते हैं, जैसा इन अ वे हम कोल्ड वॉर में कर रहे थे, जहां पे हम ना यूएस के खेमे में घुस रहे थे बहुत ज्यादा, ना यूएसएसआर के, लेकिन हम दोनों से ही एंगेज करते थे जिनसे हमको अच्छी डील मिल जाए अलग अलग चीजों। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। तो एक तरह से क्या बोलना चाहिए, नॉन अलाइनमेंट पार्ट 2 टाइप का हो गया, लेकिन वो कोल्ड वॉर नहीं, अभी नए कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट अलग था, अभी नया कॉन्टेक्स्ट है, और उस नए कॉन्टेक्स्ट में हम फिर से जो है और लेकिन इस बार हमारी थिंकिंग ज्यादा क्लियर है, हमारे पास हमको अच्छे से पता है
कि कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर ओवरऑल हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल सर, मैं इसे मल्टी अलाइनमेंट कहूंगा, नॉन अलाइनमेंट तो नहीं। हम लोग का मेन गोल ये रहना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम लोग इस तरीके की दुनिया में कोऑपरेशन बढ़ाते रहें, पर वो करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि चाइना को एटमैक्स हमारी तरफ एक न्यूट्रल स्टैंड हमारी तरफ हो तो भी काफी है। चाइना अगर हमें एक सबसे बड़ा एनिमी समझेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा इस टाइप की दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से तुमने सिनेरियो एक्सप्लेन किया और उसकी पृष्ठभूमि भी प्रणय आज की डिस्कशन में बहुत मजा आया। और जैसा हमने पुलियाबाजी जब शुरू की थी और हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कुछ ऐसी डिस्कशंस करनी चाहिए जिसमें ज्यादा गहरे तक जानने की जरूरत हो। अभी वर्ल्ड ऑर्डर कोई ऐसी डिस्कशन तो नहीं जो 1 घंटे में निपटा सकते हैं, पर जितनी कोशिश कर सकते हैं ये डिस्कशन शुरू करने के लिए, उसके लिए बहुत आज मजा आया कि 25 साल वाली थिंकिंग की डिस्कशंस जो हैं वो कम करने को मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच आज की डिस्कशन के लिए। और श्रोताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि इस तरीके की डिस्कशंस को और आगे ले जाएं, लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी करें। आज 1 महीने में क्या हो रहा है, इस हफ्ते क्या हो रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल हाँ सौरभ, थैंक यू। और मुझे यही कहना था श्रोताओं को कि हाँ, हम लोग आज की बात और 1 साल की बात और इलेक्शन की बात में ही रहते हैं, लेकिन हमारे पास तो लग्जरी है कि हम लोग दूर की सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, हमको पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है और अभी इलेक्शन आने ही वाले हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने दें। और अगर हम अपनी कन्वर्सेशन लंबी रखें तो पॉलिटिशियंस भी रिस्पॉन्ड करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है, आजकल का झगड़ा एक तरफ, लेकिन 25 साल की स्ट्रेटेजी में हम अलाइन हो जाएं जरा। बिल्कुल, इसी मैसेज पे अंत की जाए सौरभ ये पुलियाबाजी। बिल्कुल प्रणय, चलो हैव अ नाइस वीकेंड। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। How many times have you motivated yourself to improve your sleep or lose weight or be more productive? How many times have you failed? Hi, my name is Ashton Doctor. Tune into my show, The Habit Coach Podcast, where we focus on creating small, tiny habits to improve your life instead of those big, impossible tasks. So make listening to me a habit every Monday, Wednesday and Friday on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com or on your favorite podcasting app. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, the show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.